म्यूचुअल फंड्स में आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं और कई बार ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सी स्कीम अच्छी है और वो स्कीम आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। और आपके इस दुविधा को दूर करने के लिए आपके सवालों के माध्यम से मैं कोशिश करता हूं कि आपके साथ कुछ जानकारी शेयर की जाए। तो इसी कड़ी में आज मैंने कुछ सवाल यहाँ पर लिए हैं और जिनके उत्तर मैं आपको दूंगा। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल। तो शुरू करते हैं कार्यक्रम और लेते हैं एक एक करके कुछ सवाल। पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है रोहित सारोडे ने। रोहित जी, आपने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया है। आपने बताया है कि आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में 1000 रुपीज़ पर मंथ की SIP कर रहे थे 2018 से। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में 500, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में 1000, एक्सिस ब्लू चिप फंड में 500, HSBC मिड कैप फंड में 500, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 500, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड में 500, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 500 और SBI स्मॉल कैप फंड में 500। सभी स्कीम में आपने 2018 से SIP शुरू की थी और अब तक 5.10 लाख रुपीज़ आपके पास इकट्ठा हो चुके हैं। बहुत खुशी की बात है आपने, क्योंकि 18 से लेकर और 24 तक SIP जारी रखी और अभी आपने कहा है कि अपने SIP आप बंद कर दी हैं और अब आपको 10,000 रुपीज़ पर मंथ की SIP करनी है। तो कौन से फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको, क्योंकि बहुत सारे फंड्स हैं आपके पास और इसीलिए आपने बंद भी किया है। आपने सवाल पूछा है कि क्या आपको गोल्ड, NASDAQ 100, निफ्टी, मोमेंटम 20, मिड कैप जैसे फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या चेंजेस करने चाहिए। 20 साल में आपको चाहिए 1.5 करोड़ रुपए, तो ये भी मैं बताऊंगा कि कितने के SIP से आपका कितना अमाउंट बन सकता है। दूसरा, आपने कहा है कि आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, तो धन्यवाद आपका। और आप जैसे व्यूअर की वजह से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं इस तरह के वीडियोस बनाता रहूं। और आपने बताया कि आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, तो जानकर बहुत खुशी हुई। और आपने कहा है कि मेरे वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिलती है, क्योंकि डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है और उसके बाद आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरी भी कोशिश यही रहती है कि मैं चाहे कम सवालों के उत्तर दूं या एक ही टॉपिक पर बात करूं, लेकिन डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। तो एक तो पहले सलाह है कि जो पहले से आपके पास फंड हैं उसमें यानी कि पोर्टफोलियो में थोड़ा कंसोलिडेशन आपको करना चाहिए। तो ऐसे में जैसे कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है, वो अच्छा फंड है, बिल्कुल रखें। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड भी अच्छा है, लेकिन अल्टीमेटली पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का भी एक्सपोजर लार्ज कैप में ही है। तो आप निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो पैसा है उसे भी उसमें स्विच कर सकते हैं। फिर ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड भी है, फिर एक्सिस ब्लू चिप फंड भी है। तो यानी कि बहुत सारे आपके पास में 3 लार्ज कैप हैं और जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसका एक्सपोजर भी मेजर लार्ज कैप में है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आप या तो ये काम कीजिए, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड को भी रखिए और 3 में से आप एक लार्ज कैप फंड को रख सकते हैं। और उसके लिए मेरे हिसाब से ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड जो है वो कंसिडर किया जा सकता है। दूसरी बात, HSBC मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, वो भी आपके पास है। तो यहाँ पर 3 हैं। तो हालांकि जो इंडेक्स फंड है उसे रखिए और दूसरा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है उसे रख लीजिए। HSBC मिड कैप फंड से आप निकल सकते हैं। और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और SBI स्मॉल कैप फंड में मेरी चॉइस है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। आप पूरे पैसे को उसमें स्विच कर सकते हैं, तो स्कीम थोड़ी कम हो जाएंगी। अब बात होती है आगे के लिए आप जो SIP करनी है। तो देखिए ये सब जो है चॉइसेस बहुत सारी, उसके बजाय आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में, क्योंकि जो पहले का पैसा है वो मैं बोल रहा हूँ कि आप इन्वेस्टेड रहिए और उसी में आप SIP भी कर लीजिए। और दूसरी बात है स्मॉल कैप के लिए, स्मॉल कैप में निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में आप SIP आगे कर सकते हैं। तो मिड कैप, स्मॉल कैप 2 आपके पास रहेंगे। तीसरी बात है कि आपको लार्ज कैप के लिए, क्योंकि लमसम तो अमाउंट आप रख ही रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि एक आप निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। और कौन सा करें इसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं रिसर्च के आधार पर एक वीडियो बना रहा हूँ इक्वल वेट इंडेक्स फंड पर, तो वो आपको वहाँ से देखकर उस वीडियो को और डिसाइड करना होगा। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों चॉइसेस आपके पास हो जाएंगी। और जैसा आपने पूछा है NASDAQ 100 के बारे में, तो बिल्कुल आपको एक NASDAQ 100 फंड यानी कि इंटरनेशनल इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और उसके लिए ICICI प्रूडेंशियल NASDAQ 100 फंड या मोतीलाल ओसवाल NASDAQ 100 फंड ऑफ फंड्स
में से किसी एक को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो बस अगर 10,000 रुपये करने हैं तो 4 ही स्कीम में आप इन्वेस्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा स्कीम्स की आपको ज़रूरत नहीं है। अब जो 5,10,000 का अमाउंट आपके पास इकट्ठा हो चुका है और प्लस आप कह रहे हैं कि 10,000 रुपीज़ की आप SIP करेंगे, तो यदि 12% के CAGR पर मैं कैलकुलेट करता हूं तो 20 साल के बाद करीब 1,41 लाख रुपीज़ इकट्ठा हो सकते हैं। तो 1.5 करोड़ का आपका टारगेट है, वो तो मुझे अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिटर्न्स इतने लंबे समय में 12 नहीं 15% के भी आ सकते हैं, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन मेरी राय है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट को समय समय पर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज से 20 साल के बाद 1.5 करोड़ की वैल्यू 1.5 करोड़ नहीं रहेगी। 6% का भी इन्फ्लेशन हम एज्यूम करें तो 20 साल के बाद आज के 1.5 करोड़ रुपए, यानी कि उस वक्त जो 1.5 करोड़ रुपए होंगे वो आज के करीब 46-47 लाख के आसपास होंगे। तो इस हिसाब से आपको ईयर आफ्टर ईयर अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए। ऑल द बेस्ट टू यू। अगला सवाल मैं जो ले रहा हूँ वो पूछा है मिस्टर रवि ने, और रवि आप जानना चाहते हैं कि क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड कैसा है। बेहतरीन फंड है और पोर्टफोलियो में अराउंड 45 स्टॉक्स हैं। मेजर एलोकेशन लार्ज कैप में है और इस स्कीम ने ज़बरदस्त अल्फ़ा जनरेट किया है। यदि आप देखें तो 11% से अधिक का अल्फ़ा जनरेट किया है स्कीम ने। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चॉइस है, आप बिल्कुल इस स्कीम में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है मिस्टर पृथ्वी चौहान ने। पृथ्वी जी, आपने बताया है कि आप 51 ईयर्स की एज में रिटायरमेंट लेंगे, यानी कि अब से 1 साल के बाद, ऐसा आपने कहा है, और 3 करोड़ का कॉर्पस आपके पास है और उसमें से 1.5 करोड़ रुपए आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने हैं। आपने कुछ स्कीम्स सेलेक्ट की हैं और आप जानना चाहते हैं कि मेरी क्या राय है उन पर। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये जानना ज़रूरी है कि जो आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे वो कितने साल तक आप उनमें इन्वेस्टेड रहेंगे और क्या आपको रेगुलर आय की ज़रूरत पड़ेगी या आपकी पेंशनेबल सर्विस है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। बट स्कीम की बात कर लेते हैं, क्योंकि 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, स्कीम कैसी है और क्या वो स्कीम आपके लिए सूटेबल हैं या नहीं है। तो स्कीम्स में UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, बिल्कुल ये तो एक इंडेक्स फंड है, बट हालांकि मैंने जो रिसर्च की और देखा कि ट्रैकिंग एरर, तो उसके हिसाब से निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड बेहतर निकल कर आया। लेकिन नेवरदलेस UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड भी कंसिडर किया जा सकता है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड बेहतरीन फंड है इस कैटेगरी का। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन क्योंकि बहुत सारी चॉइसेस हैं, मैं अक्सर फ्रैंकलिन इंडिया की स्कीम्स बहुत ज़्यादा रेकमेंड नहीं करता हूं। उसकी कई वजह हैं, लेकिन स्कीम अच्छी है ये भी। और निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड मल्टी कैप कैटेगरी की एक बेहतरीन स्कीम है। ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड भी एक अच्छी स्कीम है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड अच्छी स्कीम है। क्वांट स्मॉल कैप फंड और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड दोनों ही अच्छी स्कीम है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है, जिसमें 200 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं, और क्वांट स्मॉल कैप का फंड का पोर्टफोलियो थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड या फोकस्ड अप्रोच वाला है। तो स्कीम सभी अच्छी हैं, बट अगेन आपको कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है उस पर निर्भर करेगा। यानी कि यदि आप अभी इन्वेस्ट करते हैं और अगले 10 साल या उससे अधिक समय के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं, तब आप ये स्कीम चुन सकते हैं। अदरवाइज़ आपको स्मॉल कैप फंड से बचना चाहिए और आपको ज़्यादा निवेश जो है वो फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, इस तरह की स्कीम में करना चाहिए। मल्टी कैप के जरिए आप एक्सपोजर ले सकते हैं मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा, लेकिन अलग से स्मॉल कैप फंड आप ना ऐड करें तो बेहतर होगा। लार्ज एंड मिड कैप फंड आप ले सकते हैं, वो भी अच्छी चॉइस होगी। तो मेरे हिसाब से स्कीम अच्छी हैं, लेकिन आपके लिए सूटेबल रहेंगी या नहीं रहेंगी, उसके लिए मैं कहूँगा कि आप दोबारा से मुझे बताएं कि आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है, कितने समय के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, और क्या आपको जो फंड है उसमें से रेगुलर अमाउंट विड्रॉ भी करना है, ऐसी भी कोई प्लानिंग है, तो मैं आपको थोड़ा और भी रिफाइंड वे में सजेशन दे पाऊँगा। अगला सवाल मैं ले रहा हूँ, ये पूछा है करण बंसल ने। और करण जी, आपने बताया है कि आपने कुछ फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसमें है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड 5,000 रुपीज़ की SIP आप कर रहे हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 5,000, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में 5,000 और निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में 2,000। और आपने कहा है कि आपको एक और SIP शुरू करनी है 4,000 की, तो उसके लिए फ़ंड की जानकारी चाहिए। पहली बात तो यह है कि अगर आपका, जैसा आपने कहा है कि 8 साल का इन्वेस्टमेंट होराइज़न है,
तो उस हिसाब से आप मल्टी कैप फंड में थोड़ा एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप 2,000 रुपये कर रहे हैं, इसको बढ़ाकर आप 5,000 कर लीजिए, वो अच्छा रहेगा। अगर 4,000 रुपये आपको ऐड करने हैं तो 3,000 या 2,000 आप इसमें ऐड और कर लीजिए। और दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल फंड आपके पास नहीं है, हालांकि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के जरिए थोड़ा एक्सपोजर है, तो एक छोटा अमाउंट आप एक इंटरनेशनल फंड में भी ऐड कर सकते हैं। तो यदि आप इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहते हैं तो ऐसे में ICICI प्रूडेंशियल नेस्डेक 100 फंड या मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड कंसिडर किया जा सकता है। और अदरवाइज यदि आपको अलग से इंटरनेशनल फंड नहीं चाहिए तो आप फंड और ऐड मत कीजिए, बल्कि 4,000 रुपये आप निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में ही ऐड कर सकते हैं। दूसरी बात, आपने कहा है कि आपको 2 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट करने हैं HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में। आप बिल्कुल कर सकते हैं। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड एक हाइब्रिड फंड है, लेकिन मैं कहूँगा कि एक अग्रेसिव मतलब कैटेगरी वाइज नहीं, लेकिन अगर हम बैलेंस एडवांटेज फंड या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड कैटेगरी की बात करें तो इस कैटेगरी में ये थोड़ा सा अग्रेसिव है। जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड जो है उसकी अप्रोच थोड़ी सी कंजर्वेटिव है कंपेयर टू HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, लेकिन क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्गर है तो आप बिल्कुल इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम बहुत अच्छी है। तो मैंने आपको लमसम और SIP दोनों पे राय दी है, लेकिन बस ये ध्यान रहे कि ये सभी इक्विटी स्कीम्स हैं मेजरली, और आपका रिस्क एपेटाइट हाई होना चाहिए जब आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, इस तरह की स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। और दूसरी बात, SIP के जरिए निवेश कर रहे हैं, अभी तो मार्केट बहुत अच्छा है, लेकिन गिरावट आती है तो आपको अपने SIP को रोकना नहीं चाहिए। ऑल द बेस्ट टू यू। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है डॉक्टर नकुल ने, और नकुल जी आपने भी मेरी तारीफ़ में बहुत कुछ कहा है और आपको मेरे वीडियो से नॉलेज मिलती है, तो थैंक यू वेरी मच इस तारीफ़ के लिए। और इस तरह से आप वीडियो देखते रहिए, कमेंट करते रहिए। और आपका जो सवाल है, आपने कहा है कि यदि प्योर इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट किया है तो मार्केट के करेक्शन से कैसे बचा जा सकता है। देखिए, एसेट एलोकेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जैसा आपने कहा है कि प्योर इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो फिर आपका नज़रिया बहुत लंबा होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अगर गिरावट आएगी तो उसके बाद में तेज़ी भी आएगी। और यदि आप SIP के जरिए निवेश कर रहे हैं तो गिरावट का रिस्क और भी कम हो जाता है, क्योंकि जब गिरावट आएगी उस वक्त पर भी आप इन्वेस्ट कर रहे होंगे और उस वक्त पर आपको यूनिट्स ज़्यादा मिलेंगी म्यूचुअल फंड की, तो जिससे ये जो जोखिम है वो कम हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट और साथ ही SIP STP के जरिए स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्टमेंट, इससे आपका उतार चढ़ाव का जो रिस्क होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। दूसरा, वॉलेटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव इक्विटी का इनहेरेंट नेचर है, और बस अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्कीम का चुनाव सही होना चाहिए। आपने जो स्कीम रखी है अपने पोर्टफोलियो में, उसमें क्वांटामेंटल फंड है, बेहतरीन फंड है ये। क्वांट का लार्ज कैप फंड भी आपके पास है, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, SBI कॉन्ट्रा फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। पिछले 2 महीने से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इन सभी फंड में। 10 से 15 साल का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है। देखिए, आप नए इन्वेस्टर हैं, एक बात ध्यान रखिए कि तेज़ी के मार्केट में बड़ा आसान लगता है इन्वेस्टेड रहना या इन्वेस्टमेंट करना, लेकिन जब मार्केट में गिरावट आती है तो अक्सर इन्वेस्टर्स घबरा जाते हैं और फिर डर के निकल जाते हैं, यानी कि एग्जिट कर जाते हैं। आपकी स्कीम बहुत अच्छी है, आपका पोर्टफोलियो बहुत रिस्की नहीं है, और अगर आप लंबे समय तक टिके रहेंगे तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली आप अच्छा पैसा बना पाएंगे। आपको घबराना नहीं है। स्कीम बहुत ज़्यादा है, लेकिन चुनाव अच्छा है आपका, आप सभी स्कीम में बने रहिए, कोई बात नहीं। हालांकि जैसे आपके पास में ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप भी है और क्वांट लार्ज कैप भी है, दोनों ही लार्ज कैप फंड हैं। क्वांटामेंटल फंड एक थीमेटिक फंड है, लेकिन इसका पोर्टफोलियो भी आपका लार्ज कैप पर आधारित है, तो मेरे हिसाब से स्कीम्स थोड़ी ज़्यादा हैं। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का भी मेजर एक्सपोजर लार्ज कैप में है, और SBI कॉन्ट्रा का भी एक्सपोजर काफ़ी लार्ज कैप में है। तो लार्ज कैप में आपका इन्वेस्टमेंट है, कोई बात नहीं, आप सब में इन्वेस्ट करते रहिए और अच्छा पोर्टफोलियो है। ऑल द बेस्ट टू यू। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है निहारिका वर्मा ने। निहारिका जी, आपने कहा है कि पोर्टफोलियो में कितने इंडेक्स फंड्स हो सकते हैं और कितने समय के लिए और कितने की SIP करनी चाहिए। तो निहारिका जी, ऐसा कोई रूल नहीं है, आप सारे के सारे फंड्स भी
इंडेक्स फंड्स रख सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स फंड्स में आपके पास चॉइसेस हैं। यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप समझ गए होंगी कि आपके पास लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, इस तरह की चॉइसेस हैं। उसके अलावा आपके पास थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स की भी चॉइसेस हैं। आप डेट ओरिएंटेड इंडेक्स फंड्स, गोल्ड एंड सिल्वर इंडेक्स फंड्स, उनमें भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो यानी कि एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इंडेक्स फंड के जरिए भी बनाया जा सकता है। लेकिन दूसरा ये हो सकता है कि आप एक्टिव और पैसिव दोनों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। तो ऐसे में आप 50% एक्टिव फंड में इन्वेस्ट कर सकती हैं और 50% पैसिव फंड्स यानी कि इंडेक्स फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो ये काफ़ी हद तक निर्भर करता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। लेकिन मेन मकसद जो यहाँ पर आपको बताने का वो ये है कि इंडेक्स फंड कोई एक कैटेगरी नहीं है, बल्कि आपको मल्टीपल कैटेगरीज में इंडेक्स फंड की चॉइस मिलती है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, डेट ओरिएंटेड फंड्स, गोल्ड एंड सिल्वर फंड, सभी तरह के फंड्स में इंडेक्स फंड्स के जरिए एक्सपोजर ले सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जिन सवालों के मैंने आपको आज उत्तर दिए, मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको ठीक से समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। आपके सवाल और सुझाव का मुझे इंतज़ार रहता है, तो आपके जो भी सवाल और सुझाव हों कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।